कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बातें संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कही थी और उन्हीं के बताए रास्तों पर चलकर हमारे बाजू में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, पहले सहायक अध्यापक बने और आज इन्होंने पीसीएस रैंक की परीक्षा पास कर अब देश की सेवा करेंगे, साथ ही साथ उम्मीद है कि समाज की भी सेवा करेंगे। हमें जो जानकारी मिली उसमें ये मालूम चला कि 2012 में सहायक अध्यापक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी, ऐसा ही कुछ है ना? 2010 में और ये 2022 चल रहा है और 19 तारीख को रिजल्ट निकला पीसीएस का और उसमें ये पास हो गया, यानी इनका चयन हो गया। आज ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि प्राइमरी से लेकर और आज तक की जो स्टडी करने का तरीका था वो कौन सा था और इतनी बड़ी सफलता इन्होंने कैसे हासिल की। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और आपको भी बताएंगे और उम्मीद है कि आप इनके चले हुए रास्तों पर जिस तरीके से इनके साथ अड़चनें आई, जो कठिनाइयाँ इन्होंने झेला, उसको इन्होंने इग्नोर किया और आज पीसीएस रैंक की परीक्षा इन्होंने पास की है। तो आप भी इनके दिशा निर्देशों पर चलेंगे, इनसे कुछ सीख लेंगे। तमाम इन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ 9 नेटवर्क चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? मैं न्यूज़ 9 नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि मेरी इस सफलता पर आप लोग आकर के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओंकार है जी। तो पीसीएस रैंक की परीक्षा आपने क्वालिफाई किया है? जी जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या समस्याएं आई यहाँ तक पहुँचने में? समस्याएं तो बहुत ही समस्याएं आई जिसको मैं एक चुनौती समझ करके स्वीकार किया और उसका सामना किया और इस समस्या के समाधान में मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार, मेरे मित्र दोस्त सभी और सभी सगे संबंधी, इन सब का पूरा सहयोग रहा है। ओमकार जी, 2010 में आप सहायक पद पे आपकी नियुक्ति हुई थी और आप बच्चों को शिक्षा देते थे और उस दरमियान इतनी बड़ी परीक्षा को पास करना, तो इसे क्या कहेंगे और किस एंगल से देखते हैं कि कैसे संभव हुआ? परीक्षा तो ये तो मैं पूरे बचपन में ही मेरे मामा जी, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था उस समय उनसे कोई पूछा, ऐसे ही सामने एक खेत में हम लोग काम कर रहे थे, उनके दोस्त ने कहा कि ये कौन है, तो मामा जी, क्योंकि मैं कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई मामा जी के यहाँ किया हूँ, तो उनसे उन्होंने बताया कि ये मेरे भांजे हैं। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, 2-3 क्वेश्चन किया, तो मैं उनको सारा सही उत्तर दे दिया। तो फिर मामा जी कहें कि ये अधिकारी बनेगा, उसी समय कह दिए थे। तो चूँकि समस्याएं तो बहुत थी, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, तो सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि कोई भी नौकरी मिल जाए। तो पहला प्रयास यही था। मैं चूँकि चाहता था कि जा कर के तैयारी करूँगा, बढ़िया अच्छे नौकरी करूँगा पहले ही, लेकिन मामा जी कहें कि उन्हीं का गाइडेंस था कि पहले बीएड कर लो और छोटी मोटी कोई भी नौकरी मिल जाएगी, तब उसके बाद तुम आगे अपने हिसाब से कर लेना। तो उसी रास्ते पर मैं चला और आज लगभग 12 साल हो गया नौकरी में और लगभग हर साल 2-3 साल बीच में छूट गया होगा मेरा। इन समस्याओं को फिर वही बात, फिर मैं इसको चुनौती समझ करके स्वीकार किया और फिर लगातार लगा रहा, कभी हार नहीं माना और आगे भी मुझको परीक्षा देना ही है। अगले 2023 वाला भी देना है और अच्छे पोस्ट पर अगर नियुक्ति हो जाएगी तो बेहतर रहेगा। ओमकार जी, एक बात बताइए, ये जो तैयारियां थी पढ़ाई की, जो परीक्षा की आपने जो तैयारी किया था, क्या ग्रामीण क्षेत्र से किया था या फिर इसके लिए कोई आपने एक हाई फाई सिटी व्यवस्था और सिटी की सुविधाओं का आपने लाभ उठाया था? नहीं, जैसा कि आप जहाँ पहुँचे हैं, ये ग्राम खजुरिया, पोस्ट कंधरापुर, मैं यहीं रह करके और कहीं भी नहीं गया, इसी परिवेश में भी रह करके सब सारी तैयारी मैं ही किया हूँ, अपने घर पर ही रहकर। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि
गांव घर रह कर के किसी परीक्षा को पास करना बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए हम लोगों को सुविधा नहीं मिली और हम लोग इस रैंक पे कोई मतलब इस तरह की परीक्षा कोई पास नहीं कर पाए। तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे कि आप एक बड़ी सीख होंगे समाज में कि घर रह कर के अध्यापक के तौर पे काम करना, बच्चों को शिक्षा देना, समय से ड्यूटी पहुंचना, और आप बता रहे हैं कि मेरे पिताजी किसान हैं और मैं यहीं से सब कुछ करता हूं। तो एक ग्रामीण क्षेत्र से रह कर के इन सब सारी चीज़ों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात हो रही है। जी जी। क्या कहेंगे इसके बारे देखिए, सफल होने के लिए में? कोई बहाना नहीं होता, हम्म, असफल के लिए बहुत बहाना है। तो मैं सिर्फ सफलता को देख रहा था, हम्म, और सफलता को पाना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हर जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करना ही पड़ेगा हमको। किसी न किसी तरह से टाइम निकालना है। विद्यालय, सही बात है, सुबह से शाम हो जाती है विद्यालय जाना, फिर सारी जिम्मेदारियाँ का निर्वहन करना, मुझको बाहर का सारा काम मुझको करना पड़ता है। और पिताजी ऐसे हैं जिनको जो मुझको कोई काम करने नहीं देते हैं घर का, तो घर का सारा काम ये संभाल लेते हैं, घर का, खेती का, सब कुछ पिताजी कर लेते हैं। क्या शेड्यूल था पढ़ाई करने का? और पढ़ाई करने का मुझको जब भी टाइम मिल जाता है, दिन में अगर मिल जाए, तो अगर मान लो घर पर हूँ तो घर पर मेरे पास सारी किताबें अवेलेबल हैं, किताबों से पढ़ लेता था। मान लीजिए कहीं मैं शहर में या कहीं और जगह हूँ, तो वहाँ पर मोबाइल होती थी। मोबाइल में अब आप आज का ज़माना जो इंटरनेट का है, इसमें सारी सब चीज़ जो भी जानकारियाँ लेना चाहेंगे सब कुछ उपलब्ध हो जाती हैं। जी। तो मैं उसका सदुपयोग करता था। यूट्यूब चैनल भी हैं जिनको मैं देखता था, उसमें बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको फॉलो करके, और मैं बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि जब उन्हें मोबाइल की आवश्यकता होती है जी तो पढ़ाई के तौर पे मांग लेते हैं बहाने से, जी जी। लेकिन उसका मिसयूज होता है। इस चीज़ को मैंने भी देखा अपने स्कूल में भी। बच्चों को ये बताता हूँ कि जो मोबाइल है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन इसको उस तरह से अगर देखेंगे, उसका यूज़ सदुपयोग करेंगे, तब ये फ़ायदेमंद हो पाएगा। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, खास करके आपकी समाज की जब बात आती है तो जब देखो तब जहाँ देखो जय भीम जय भीम, तो क्या जय भीम कहने से आपके समाज का गुजारा हो जाएगा या वो उनकी तरक्की हो सकती है? जय भीम कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस रास्ते, भीम जी के रास्ते पर चलना, ये उस सबसे बेहतर होता है। जी। जैसा कि भीम जी के बारे में मैंने पढ़ा है, देखा है, उसको समझा है, तो भीम जी उन हर हफ्ते में एक किताब खरीद लिया करते थे, चाहे वो मोटी हो पतली हो। अगर मोटी है तो हफ्ते में वो एक हफ्ते में ख़त्म करना था उनको, और पतली है तो उसको एक दिन या 2 दिन में ख़त्म कर देते थे। उससे भी पतली है तो घंटे 2 घंटे में ख़त्म कर लेते थे। तो उनको किताबों का शौक़ था, तो उसको मैं पढ़ा, तो मैं उस चीज़ को नकल किया उसकी। मैं भी जब मार्केट जाता था तो मुझे भी किताब खरीदने का शौक़ हो गया था, किताब खरीदने का, पढ़ने का। तो किताब मैं ज़रूर ले लेता था मार्केट से और ला करके पढ़ता था। और दिन में तो समय वास्तव में कम ही मिल पाता था, लेकिन रात में अपने परिवार में समय देने के बाद घंटे 2 घंटे ज़रूर पढ़ लेता था। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो केवल जय भीम करते हैं? उनको ये कहूँगा कि जय भीम बोलते रहें और उनके रास्ते पर चलें। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई ज़रूरी है। पहले पढ़ेंगे, बताए रास्तों पर चलना ज़रूरी है। पहले पढ़ेंगे, सफल होंगे, तभी आपको कोई जानेगा। समझे, जैसे आप सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं, मेरा आप लोगों से कोई परिचय नहीं, बिल्कुल बिना बताए आप लोग आ गए हैं, उसी तरह से आप सबका सम्मान होगा। बाबा साहब ने एक और बात कही थी कि जब पढ़ लिख करके आप कामयाब बन जाओ तो अपने समाज के लिए भी कुछ समय दो। जी। तो आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया रहेगी? मैं बिल्कुल पूरे समाज को बाबा साहब ने कहा था कि जो भी पिछड़ा, दलित, वंचित वर्ग है, अगर आप कामयाब हो गए हैं तो हर किसी की सहायता करेंगे और सबको सही मार्ग पर ले चलेंगे। ये मैं कार्य करूँगा। क्या माइंड मैप कुछ बनाया आपने? किस तरीके से आप समाज की सेवा कर सकते हैं? कैसे? मैं जिस क्षेत्र में नियुक्त होऊंगा उस क्षेत्र का पूरा विकास करूँगा और जो भी कमियां होंगी उनको दूर करूँगा। अभी आप पीसीएस रैंक की परीक्षा पास कर लिया है। जी। और आने वाला समय भी आपके लिए बहुत कठिनाइयों से भरा रहेगा, क्योंकि आप एक सर्वेंट
गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। गवर्नमेंट सर्वेंट जी। आप अपने बस में नहीं बल्कि गवर्नमेंट के, तो ऐसे में कैसे आप समाज को समाज को समय दे पाएंगे? बड़ा एक चुनौतीपूर्ण सवाल है ये। जी सर, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, हम्म, तो अध्यापन कार्य में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी बाधा आई है। मैं पूरी तन्मयता के साथ वो अध्यापन कार्य किया और मुझसे सारे बच्चे बहुत प्रसन्न रहते हैं। वहाँ क्षेत्रवासी सारे प्रसन्न रहते हैं। बात तो करें सर, अगर शुरुआती दौर की शिक्षा जी जगत की, तो जी। प्राइमरी आपकी और हाई स्कूल और इंटर कैसे कैसे आपकी क्या श्रेणियाँ रही, किस तरीके से आपने परीक्षा प्राइमरी कहाँ से आपने पास किया प्राइमरी है? में एक अंद्रापुर पाठशाला से किया हूँ, और जूनियर की पढ़ाई मेरे मामा जी के यहाँ महाराजगंज से किया हूँ, और बाकी इंटर, हाई स्कूल इंटर, बीएससी एमएससी मेरा सिविली कॉलेज से है, और बीएड मैंने यूपी कॉलेज वाराणसी से किया हुआ है। इंटर में क्या रैंक थे आपके? इंटर में मेरा 55% है। मैं एक तरफ से अगर यदि बताऊं तो मैं हर अगला साल मेरा बेहतर रहा है। तो उस हिसाब से यदि बताऊं तो मेरा हाई स्कूल में 54.5% है, इंटरमीडिएट में 55.5%, और बीएससी में 56.5%, और एमएससी में जाकर के पहली बार मैं फर्स्ट डिवीज़न 61%, और फिर बीएड में 66%। पीसीएस में क्या रैंक था आपका? पीसीएस में मेरी 230वीं रैंक है। 230 में रैंक। जी अगर बात की जाए अब तक के जो सफ़र रहा, जैसे मैंने इसके ये सवाल पहले भी कर चुका हूँ कि क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी, तो पढ़ाई के समय कोई अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो क्या आपको इस अंदर से उसे समझाते थे या गुस्सा आता था, या फिर ये सब कैसे मैनेज कर लेते थे घर से? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये। घर से तो कोई समस्या नहीं हुई। वही बता दिया कि पिताजी इतने, मेरे पूरा परिवार की बात है। किताबों की कमी आ जाती है पढ़ाई के दौरान, उसके बाद तो से समय की कमी आ किताबों जाती की है, कमी नहीं आई, सुविधाओं की कमी आ जाती क्योंकि है। मैं 2010 से ही नियुक्ति मेरी है, तो किताबों की कमी कभी नहीं आई। उसके लिए तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझको किताब किसी से कहना नहीं पड़ा कि मुझको ये किताब चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ किस खेल और किस क्षेत्र में रुचि रही है आपकी? मैं क्रिकेट खेलता हूँ बहुत बेहतर ढंग से। गांव का खिलाड़ी हूँ समझ लीजिए, और वॉलीबॉल भी खेल लेता हूँ। बस ये बैडमिंटन में। आपका रिजल्ट 19 तारीख को निकला जी और आज 24 तारीख है। जी। पिछले 5 दिनों में आपको खास तौर पे ये यूँ कहें कि अधिकारी लेवल के लोग या फिर राजनेता वर्ग के लोग आपसे मिलने या फिर आपको शुभकामना देने आए, बधाई देने आए हों, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप तक आपके घर पहुंचा हो और आपकी इस सफलता से प्रसन्न हो और आपको खुशी में दो बट कहा हो कि आपको बधाई हो? मेरे सभी मित्रों ने मुझको बधाई दिया। पहले उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद। और सभी रिश्तेदार मेरे बहुत खुश हैं, और मेरे मामा जी तो रिश्तेदार उनको नहीं कहूँगा, ये तो मेरे समझ लीजिए कि पिताजी से बढ़ के उन्होंने किया, तो वो सबसे ज़्यादा खुश थे। सबसे पहले उन्होंने फ़ोन किया। और पॉलिटिकल फील्ड से कोई आपके पास नहीं आया था अभी तक? मेरे ससुराल के पक्ष के सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। वहाँ पर पार्टियाँ चल रही हैं, और मेरी 4 बहनें हैं जिनकी शादी अभी 18, एक छोटी बहन की शादी 18 तारीख को थी। वहाँ पर भव्य स्वागत हुआ कल की डेट में, और सभी लोग प्रसन्न हैं, पूरे ग्रामवासी सब प्रसन्न हैं। मेरे इस क्षेत्र कंधरापुर के अगल बगल जितने भी गांव हैं सारे लोग बधाई देने के लिए आए। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम जी आए थे, और यहाँ जेपी गौतम जी आए थे, हमारे रिश्तेदार लगते हैं। बस इतना लोगों को बता। क्षेत्रीय विधायक नहीं आए थे? क्षेत्रीय विधायक नहीं आए थे। ओमकार जी के पिताजी हमारे साथ हैं और इनसे भी हम कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि पढ़ाई के समय, ओमकार जी के पढ़ाई के समय इनका कितना योगदान रहा है और क्या क्या उनके लिए करते थे। क्या नाम है चाचा आपका? राम जीवन। राम जीवन जी। बेटा तो पीसीएस अधिकारी बन गया। बन गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे अपने समाज के लिए? बहुत अच्छा है, सबको बधाई हो, और आपको हमारे तरफ से बधाई हो, और आप आए, और बड़ी अच्छी बात है। जब ये छोटे थे तो स्कूल जाने में इनको परेशानी होती होगी जैसे आम बच्चों को भी होती है, तो
तो ऐसे इनका कैसा व्यवहार रहा उस वक्त स्कूल के प्रति, पढ़ाई के प्रति? बहुत अच्छा, बचपन से ही अच्छा है साहब, हम्म, बहुत बचपन से ही अच्छा है। और बचपन से इनको पढ़ने का बहुत शौक था और पढ़ने के लिए ननिहाल में रहते थे हम्म, और उनके मामा पढ़ाने के लिए अपने साथ साथ रखे थे और आजमगढ़ सिविल कॉलेज में पढ़ते थे। तो जब से इन जो इनकी पढ़ाइयों में जो कमियां आती थी, बुकें लेकर के, कॉपी किताब या कपड़ों को लेकर के, स्कूल जाने आने में जो भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, उसमें आप इनको कैसे मैनेज करते थे? कमियां तो नहीं आने दिए, कमियां आती थी तो अपना इधर उधर से अपना जुगाड़ करके कर लेते थे और कमियां कभी नहीं आने दिए। भले अपने को तकलीफ होता था, नहीं कपड़ा रहा अपने को, लेकिन इनके लिए किताब कापी के पहले व्यवस्था करते। तो क्या आप भी कोई नौकरी करते थे या फिर? हाँ, हम बनारस काशी विद्यापीठ होटल मालती में नौकरी करते थे। उसके ओनर संजय कुमार जायसवाल थे और बहुत अच्छे थे और जो कुछ हमारी दुख दर्द तकलीफ होती थी वो सुनते थे, देते थे, पैसा अलग से देते थे, तनख्वाह के अलग से भी देते थे और बहुत मानते थे। और वो भी सुने हैं, बहुत खुश हुए हैं कलकत्ता में और उनको मालूम हो गया, बहुत खुश हैं वो भी। जब कोई लड़का अधिकारी बनता है तो उसके रुतबे बदल जाते हैं। नहीं, इनका रुतबा नहीं, वैसा अगर नहीं। इनका फ्यूचर में बदला तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इनके प्रति? नहीं, ऐसा नहीं होगा। डांट पड़ेगी इनको? नहीं, डांट नहीं पड़ेगी, ऐसा करेंगे ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है। हाँ, पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं करेंगे। अपने कर्तव्यों का निर्वाह हाँ, इसी तरीके से करें। हाँ, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर बाई द वे कहीं से शिकायत मिलती है कि आपका लड़का बदमाशी कर रहा है, लोगों की बात नहीं सुन रहा है, नहीं, और आपके पास भी अक्सर ऐसा होगा कि लोग आएंगे सिफारिश के लिए? नहीं, 10-12 साल हो गया सर्विस करते, कभी कोई शिकायत नहीं। और नाम करते हैं और वो नाम किए हैं और वहाँ के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहाँ के बच्चे बहुत फील महसूस कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हमको कैसे पढ़ाया जाएगा, पता नहीं कैसे लोग आएंगे टीचर। वहाँ बहुत नाम है इनका, बहुत, ऐसा कभी शिकायत नहीं आएगी, ऐसा है ही नहीं है नेचर की, बचपन से। गांव में आजकल निकल रहे होंगे, पिछले जब से इनका रिजल्ट निकला है तो बधाइयाँ तो आपको बहुत मिल रही बहुत मिल रही, बहुत मिल रही है साहब, यहाँ से रिश्तेदार तक। होंगी। हाँ, सब गांव, हमारा गांव भी हमारे तरफ से पूरा बधाई दे रहा है। हमारे साथ ओमकार जी थे और इनके हर मुद्दों पर हमने, इनकी हर बातों को हमने समझा और राजनेताओं की बात इसलिए कर दिया कि अगर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एससी वर्ग से उठकर जो बाकी जातियां हैं उसमें अगर कोई लड़का या लड़की हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा पास कर लेता है अच्छे रैंक से तो बधाइयों का तांता लग जाता है। लेकिन अभी ओमकार जी के घर ऐसे कोई राजनेता नहीं आए और ना ही आकर के इनसे पूछा और इनको बधाई दी। फिलहाल उनकी अपनी सोच है, क्या वजह रही कि नहीं आई। लेकिन आज जो इनके घर का दिन है, 19 तारीख से लेकर के अभी तक इनके दोस्त मित्र सभी लोगों ने आकर के बधाई दे दी है और ये खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, खास करके इनके घर परिवार के लोग। और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद एससी वर्ग के जो भी लोग हैं, खास करके मैंने जय भीम की बात किया था, तो जय भीम बोलने से सिर्फ नहीं काम चलेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की आपको ज़रूरत है, तभी आपके समाज का उद्धार होगा और विकास होगा। कैमरे के पीछे राकेश थे और मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। देख रहे थे आप न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।